अच्छा, अब ना कैपिटल बजटिंग पे आ रहे हैं। कैपिटल बजटिंग में देखो, पहला क्वेश्चन, Julian Biscuits Company is a successful biscuit manufacturer since it was established 5 years ago. पहली चीज क्या दी हुई है? 5 years. It has gradually increased its range of plain cheese and biscuits. Sales director has now come to board with a proposal to expand the range further into the chocolate-coated biscuits. This will involve the purchase of new machinery. अब देखो ये इन्वेस्टमेंट आ गई, सही है, न्यू मशीनरी इन्वेस्टमेंट आ गई। इनिशियल आउटले विल बी 135,000, हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। द फाइनेंस डायरेक्टर्स and the sales director meet to discuss the sales projection for the new range of chocolate biscuits. They forecast the following net flows of over the 5 years. ये 5 years के net cash flows है। In addition to these inflows, it is expected that machinery will be sold for scrap at the end of 5 years. 5 साल के बाद मशीनरी की 135,000 की जो मशीनरी खरीदी थी उसकी वैल्यू 10,000 रह जाएगी। The company's policy is to depreciate machinery on straight line basis. कंपनी पॉलिसी के डेप्रिशिएट करेगी वो मशीनरी। भाई देखो 135,000 से 10,000 जा रहा है, सही है, तो एक साथ 125,000 यानी मशीनरी की वैल्यू गिर रही है, सही है, 5 सालों में। तो वो ये कह रहे हैं कि हम एक साथ 5वें साल में 125,000 नहीं गिराएंगे, हम हर साल इक्वल अमाउंट गिराएंगे, यानी 125,000 को जब 5 से डिवाइड करोगे दैट इज 25,000, हर साल 25,000 मशीनरी की वैल्यू गिर रही होगी, सही है, हर साल 25,000 मशीनरी की वैल्यू गिर रही होगी, सही है। तो इसका ये मतलब है ओवर द स्ट्रेट लाइन बेसिस इज यूजफुल इकोनॉमिक टाइम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? पहले एआरआर कैलकुलेट करना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलो, एआरआर बोलो, एआर एक ही चीज है, हमने एक ही चीज पढ़ी है। फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट उसके बाद हमें पेबैक पीरियड डिटरमाइन करना है। सबसे पहले एआरआर करते हैं। एआरआर में ऊपर क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है, जितना भी हमारा जो प्रॉफिट है वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय एवरेज नेट प्रॉफिट। अच्छा, सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं, एवरेज, एवरेज का मतलब है अगर 5 सालों में जितना भी प्रॉफिट आया डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो एवरेज नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और नीचे क्या होता है? एवरेज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है कि कितनी कंपनी या इस प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू है। जैसे 135,000 हमने लगाए और 10,000 हमारे बचे तो उसका एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। कभी कभार एवरेज बुक वैल्यू डायरेक्ट भी दी हुई होती है, जैसे जो पढ़ने क्लास में क्वेश्चन कराया था उसमें एवरेज बुक वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी। अब आ जाओ एवरेज नेट प्रॉफिट। अब हमें पता है कि ये इनफ्लोज आ रहा है, ये आउटफ्लो है। हम नॉर्मली प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो हमारा नेट कैश फ्लो होता है वही हमारा नेट प्रॉफिट होता है, राइट? तो हम ये आपकी इन्वेस्टमेंट -135 है, सही है, -135 प्लस 35,000 प्लस 47 प्लस 52 प्लस 55 प्लस 55, ये सारे हमारे पास हो गए कैश फ्लो। लेकिन अब द थिंग इज के -135,000 तो तुम्हारी वो जा रही है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट लग रही है, लेकिन एंड में तुम्हें 10,000 भी तो मिल रहा है। तुम हमारे जो बची हुई कंपनी है डेप्रिसिएट होने के बाद जितनी मशीनें बची हुई बैठोगे तुम्हें 10,000 भी तो मिल रहा है। तो तुम क्या करोगे? -35,000 प्लस 35 प्लस 147 प्लस 52 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 10,000, क्यों? क्योंकि एंड में तुम्हें बेचने पे 10,000 भी मिल रहा है, प्लस 10,000, जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो आएगा 119, सही है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारा हो गया एवरेज कैश फ्लो। अगर आप इसको प्लस माइनस में रखोगे, इन सबको प्लस में रखोगे, इसको भी प्लस में रखोगे, बस नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आ जाएगा। और उसका एवरेज निकालने के लिए क्योंकि 5 साल है तो डिवाइड बाय 5 कर दोगे। अब क्योंकि इसमें भी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। अब देखो इस सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है। हमने क्या क्या कहा था कि हमें पता है डेप्रिसिएशन 125,000 की हो रही है, 135,000 की मशीनें खरीदी एंड में 5 साल के बाद 10,000 बच रहे, तो आप माइनस करोगे 125,000 आपकी डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन हो रही है, सही है। और हमने बोला था कि आप इसको डिवाइड बाय 5 कर दो कि हर साल 25,000 की डेप्रिसिएशन होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर साल में हमने जो 125 हमने डेप्रिसिएशन हमने ये किया था कि हमने पहले -135 कर दिया था और फिर एंड में प्लस 10,000 कर दिया था, जिससे आंसर सेम हमारा 125,000 ही आ रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 125,000 को हर साल 25,000 में डिवाइड कर दिया। अगर इन सबको प्लस करोगे तो वो -125,000 ही भरेगा।
क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि हर साल 25,000 डेप्रिसिएट हो रहा है, तो इन्होंने करते हुए कैश फ्लो निकालते हुए, इनफ्लो निकालते हुए हर दफा -25,000 कर दिया और फिर उसका आंसर निकाल। चाहे आप ऐसे करो, सही है, जैसे इन्होंने किया हुआ है, या फिर आप मैंने जो तरीका बताया है कि सारी वैल्यूज को ऐड कर लो, 1 माइनस 35 कर दो और फिर 10,000 का ऐड कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, तरीका करने का डिफरेंट है। खैर बहरहाल 119 आ जाएगा, आप उसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो हमारे पास आ गया एवरेज नेट प्रॉफिट। सही। अब आ जाओ एवरेज नेट प्रॉफिट के बाद बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, कि टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी उसका एवरेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जो मैंने बताया था सबरी में वो ये था कि स्टार्टिंग एसेट, सही है, स्टार्टिंग में जो आपका एसेट है प्लस एंडिंग एसेट डिवाइड बाय 2। स्टार्टिंग में आपका एसेट था 135,000, एंडिंग में आपका एसेट था 10,000, दोनों को प्लस करो 145,000 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आपका हो गया एवरेज बुक वैल्यू। सही है, कि ऑन एवरेज कंपनी की ये बुक वैल्यू थी। ओके। कभी कभार हमें बुक वैल्यू डायरेक्ट भी दी हुई होती है, अगर डायरेक्ट दी हुई होगी तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। अब बस जो हमारे पास दोनों से आंसर है, एक वन 19 को 5 19,000 को 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर आया होगा, और एक एवरेज बुक वैल्यू का आंसर होगा, दोनों को डिवाइड कराओगे तो ए आ जाएगा। सही है, ये देख लो, दोनों को डिवाइड कराया, ये हो गया, दोनों को डिवाइड कराया तो हमारे पास आंसर आ गया। 119 को 5 से डिवाइड कराया और इन इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कराया तो आंसर आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कराया तो हमारे पास AR आ गया। AR अगर अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लगाओगे तो पॉइंट आएगा 0.328, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अब आ जाओ पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड हमने कैसे करा था कि भाई पेबैक पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिसमें हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो पहले साल में हमें 35,000 मिल रहा है, फिर 42,000 मिल रहा है। सही है, पहले साल में 35,000 मिले, फिर बस के बाद 47 मिले, फिर 52 मिले। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें 135,000 या उससे ज़्यादा नहीं हो जाते हम रोकेंगे नहीं। तो सबसे पहले 35 है, फिर उसके बाद 47 है, क्या आया 82 है, अभी 135,000 बराबर या ज़्यादा नहीं हुआ। फिर उसके बाद 52 है, 134 आ गया, बिल्कुल 135,000 करीब आ गया। हमने क्या बोला था कि 135,000 के करीब ही आ जाएंगे, यानी उससे इक्वल या ज़्यादा या कम नहीं आ जाएंगे। अब जैसे ये बिल्कुल करीब आ गया 135,000, मैं दोबारा आगे की वैल्यू 155,000 प्लस करती तो ये 135,000 से ज़्यादा आ जाएगा। है, देखो 135,000 से ज़्यादा आ जाएगा, हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको हटा देंगे, 135,000 से कम रहने देंगे, ये हो जाएगा 134,000। सही है, यानी 3 सालों में हमें 135,000 मिल गए। सही है, तो पहला 3 साल, चौथे साल में 135,000 कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन पूरा चौथा साल नहीं, चौथे साल के कुछ हिस्से में, क्योंकि पूरे चौथे साल में 55,000 मिल रहा है, हमें क्या चाहिए 1,000। कैसे हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, जो हमारे पास हम इनिशियल हमें चाहिए थे 135,000 चाहिए थे, हमारे पास वन कितने हैं 134,000, तो हम ऊपर रख देंगे, यानी 1,000 हमें चाहिए, डिवाइड बाय हमारे पास आ कितने रहे हैं चौथे साल में हमें पास आ रहे हैं 55, तो हम 55,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा पॉइंट्स पे 0.18, यानी 3.018 ईयर्स हमें लग रहा है, ये हमारा पेबैक पीरियड आ गया। सही है, तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए कि कितने सालों में हमारे पास इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है, पहले 3 सालों में 134,000 हो गई, चौथे साल में 134,000 135 से ज़्यादा हो रही थी, तो यानी पूरा 14 साल नहीं लगा, चौथे साल का 0.1018 हिस्सा पेबैक पीरियड में गया। सही है, अब अगर मैं हर चीज़ हटा दूँ, एक जनरल पेबैक पीरियड का अगर मैं फॉर्मूला बता दूँ, वैसे तो मैंने समरी में बताया था, जैसे हमने समरी में डिस्कस किया था, हमने क्या किया था कि अगर ये 3 साल में हमारे पास हमें 150,000 चाहिए थे, 3 सालों में हमारे पास 1 लाख मिल रहे थे, चौथे साल में हमारे पास 150,000 से ज़्यादा यानी 160,000 हो रहे थे। सही, तो यानी 3 साल तो पूरे, उसके बाद चौथे साल में कुछ हिस्सा, तो हमने क्या किया था, क्या कहते हैं, जो बची हुई अमाउंट थी, यानी
150,000 माइनस 100,000 जो कि 50,000 बन रहा था, डिवाइड बाय जो हमारे पास चौथे पीरियड में आ रही थी 60,000। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो मंथ्स में आ जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो 3.833 ईयर्स या फिर 3 ईयर 10 मंथ्स, जैसा हमने यहाँ पे किया। सही है, तो ये हो गए हमारे पास दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का पार्ट ए एंड बी। अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन। Al Hook Utle operates a fashion clothing concession in several department and store. Major London store opening its provincial department, negotiating for in-store concession. There will be initial outlay. अच्छा, ये सारी कहानी बताई हुई है। पहली चीज जो हमारे पास आई है वो हमारे पास 3 years आए। With time in terms of draft statement, Al Hook and Utle will be required to complete refurbish their space. The company has lacked a great deal of experience in this type of shirt fitting and is able to estimate the high degree of accuracy, the cost involved. The directors are therefore confident in their estimate कि 89,000 लगेंगे। ये डायरेक्टर्स का अंदाजा है कि इन्वेस्टमेंट 89,000 लगेगी। There will be additional expenditure, advertising expenditure of uh, अब 89,000 का उन्होंने अंदाजा लगाया, सही है। फिर एडिशनल एक्सपेंडिचर 10,000, अब 10,000 रुपए और लगेंगे। ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 89,000 की, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपए और लगेंगे, लेकिन वो टाइम जीरो पे नहीं लगेंगे, फर्स्ट टाइम लगेंगे। यानी अगर हम जीरो पे देखें तो हमारे लग रहे हैं 89,000 माइनस में, सही है। और पहले साल पे देखें तो 56,000 लग रहा है और माइनस में, ब्रैकेट में लिख रही हूँ माइनस में हमारे 10,000 और लग रहे हैं, सही है। तो पहले 1000 का जब हम इनफ्लो निकालेंगे तो 56 माइनस 10,000 यानी 46,000 हमारा इनफ्लो आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 10,000। अच्छा, अब दो चीजें क्यों दी हुई हैं, आगे पढ़ते हैं। The cash inflows arising from the project are less easy to estimate. Obviously, cost तो हम अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन ये अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में कितने पैसे हमारे इस प्रोजेक्ट से आएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑप्टिमिस्टिक यानी बहुत अच्छा सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों रखे हैं, सही है। और वो दोनों को देख के अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है और बेस्ट केस सिनेरियो में ज्यादा फायदा हो रहा है, दोनों को देख के वो डिसीजन लेना चाहते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करना है, पे बैक पीरियड फॉर बोथ सिनेरियो, यानी 89,000 जो हमारे लगे हैं वो कितने मिल रहे हैं, मतलब कितने टाइम में मिल रहा है। मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं। पहले साल में हमें 46,000 मिल रहा है, क्योंकि 56,000 हमें इनफ्लो आ रहा है लेकिन 10,000 हमारे जा भी रहा है। तो पहले साल में हमारे पास 46,000 मिल रहा है, हमें 89 चाहिए। दूसरे साल में 46 प्लस 66 करेंगे तो 89 ज्यादा हो रहा है, सही है। देखो 46 प्लस 56 करोगे, 66 करोगे तो 89 से ज्यादा हो रहा है। ओके, क्योंकि 89 से ज्यादा हो रहे हैं तो हम इसमें यानी 1 पॉइंट समथिंग ईयर्स लगे, है या? तो 1 ईयर तो हम ऐसे लिख देंगे कि 1 ईयर। अब इसके अलावा पॉइंट्स में ईयर्स लगे हैं क्योंकि दूसरा साल पूरा नहीं लगा, तो उसके लिए वही लास्ट टाइम वाली टेक्निक, ये जो पैसे बचे यानी हमें कितने चाहिए थे, टोटल 89,000 चाहिए थे, राइट। 89,000 में से हमारे पास तो अभी तक आए कितने, 46, सही। पहले साल में हमारे पास 46,000 आ गए, तो हम 89,000 में से 46 निकाल देंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो बचे हुए हैं, अरे 2 साल में हमें जितने पैसे चाहिए थे। और असल में दूसरे साल में आ कितने रहे, तो हम डिवाइड में डाल देंगे, सही। अब भी मैंने किसी के साथ 1000 नहीं लगाया है क्योंकि डिवाइड में 1000 दोनों चीज 1000 में होंगी तो आंसर आ जाएगा। चाहो तो यहाँ पे 89,000 46,000 ये हमारे पास आंसर है, यानी 5 1.65 ईयर्स लग रहे हैं, 1.65 ईयर्स, सही है। ये हमारे पास आंसर हो गया, 1.65 ईयर्स लग रहे हैं। ये हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो का पेबैक पीरियड हो गया। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, पहला साल तो पूरा लग रहा है, दूसरे साल में 1 जो पूरा साल है प्लस जितने टोटल
जितनी इन्वेस्टमेंट है माइनस अभी तक जितनी इन्वेस्टमेंट आई है, सही है, डिवाइड बाय हमें हमारे पास असल में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जितनी आ रही है दूसरे साल में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब फिर पेसिमिस्टिक सिनेरियो में भी यही काम करते हैं। पहले साल में हमारे पास 32,000 आ रहे हैं लेकिन 10,000 जा भी रहे हैं, तो पहले साल में आए 32,000, 22,022 प्लस दूसरे साल में आए 35,000 प्लस तीसरे साल में आए 36,000। अब हम ये करेंगे तो हमारे पास 89 से ऊपर जा रहे हैं, 93 आ रहे हैं, तो मतलब 2 साल में तो 2 साल तो पूरे लग रहे हैं, 57,000 तक तो पूरे लग रहे हैं 2 साल पूरे। अब 2 पॉइंट समथिंग ईयर्स है, तो 2 पॉइंट अब पॉइंट की चीज कैसे निकालते हैं, जितने बचे हुए हैं, जो हमारे पास टोटल हमें 89,000 चाहिए थे, सही है, उसमें से माइनस कर दो जितने हमारे पास आ चुके, आई थिंक 57, हाँ 57 आ रहे हैं, 57 डिवाइड बाय असल में जितने आ रहे हैं, तीसरे साल में हमारे पास आ रहे हैं 36, तो असल में हमारे पास आ रहे हैं 36, जो भी आंसर आएगा 89, 89 ईयर्स, 2.89 ईयर्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स हमारे पास लग रहे हैं, सही। ये हमारे पास हो गया पे बैक पीरियड, पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में एनपीवी निकालना है। एनपीवी तो सिंपल क्या है, डिस्काउंट करना है, जितने भी कैश फ्लोज आ रहे हैं डिस्काउंट कर दो, दैट इज एनपीवी। तो डिस्काउंट करने का मतलब है कि नॉर्मल टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला लगाना है, सही है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, सिंपली एनपीवी इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि सबसे पहले 89,000 लग रहे हैं तो माइनस 89,000 प्लस पहले साल में 56 माइनस 10,000 46, 46,000 डिवाइड बाय 1 आर हमारे पास 8% दिया हुआ है, 1.08 की पावर 1, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, 46 प्लस 66 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 2 प्लस 68 डिवाइड बाय 1.808 की पावर 3, और जो भी फाइनल कैलकुलेटर में डालो फाइनल आंसर आ जाए वो आपका एनपीवी है। सिमिलरली पेसिमिस्टिक में भी ये करेंगे, 89 माइनस 89,000 प्लस 22 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 36, सही है, दोनों का एनपीवी आ गया, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले एनपीवी कैलकुलेट करना है, एनपीवी का वही वाला माइनस 47,000 प्लस 45,800 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी गिवन रेट क्या है 8%, तो 1.08 की पावर 1 प्लस 99,000 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 2 प्लस 104,000 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 3, इसी तरह कंटिन्यू करके 12,000 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 10, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका एनपीवी आ जाएगा। अब एनपीवी एक दफा आ जाए, अब आ जाना है आईआरआर। हमें पता है आईआरआर हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा एनपीवी 0 होता है, तो हम क्या करेंगे 0 इक्वल्स टू वही वाला काम, बस कैलकुलेटर में पूरी चीज रखनी है, लेकिन किसके साथ, आपने पूरी इक्वेशन रखनी है, समझ लो, सही है। तो आप कैसे रखोगे, कैलकुलेटर में इक्वेशन रखते हैं, लेकिन एक दफा मैं वाइज करा देती हूँ, अल्फा इक्वल्स टू, डल गया अल्फा, ये रहा इक्वल्स, यहाँ पे डालोगे 0 अल्फा इक्वल्स टू, सही है, सबसे पहले है माइनस 575,000, माइनस 575,000, सही है, 475 नहीं है, 575, सही है, प्लस 45, देखो यहाँ पे हमें पता है कि आईआरआर में जो हमें आर है जीरो, एनपीवी 0 रखते हैं, हमें आर निकालना होता है, सही है, और फिर हम डिसीजन जो हमारा आर आता है, हमारा कैलकुलेटेड आर अगर हमारा 8% से बढ़ा हुआ गिवन आर है, बढ़ा हुआ कैलकुलेटेड आर, तो हम प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो सिंपली आर निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, आईआरआर का मतलब है इस इक्वेशन में आर निकालना है, तो आप क्या करोगे 45,800, तो हमें आर निकालना है, आर की जगह पे हम क्या करेंगे एक्स लिखेंगे, सही है, क्योंकि कैलकुलेटर में हमारे पास एक्स लिखो, सबसे पहले इसकी पावर 1 होगी, सही है, प्लस ये हो गया 45,800 से 99,000
और इसकी पावर कुछ 0 इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स फिर माइनस 5,000 प्लस मैं पूरी इक्वेशन लिख के फिर वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। अब देखो मैंने पूरी इक्वेशन लिखी, सही है। बस r की जगह पे हमने क्या किया, x डाल दिया, सही है। नॉर्मल पूरी इक्वेशन लिख के, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे और सॉल्व दबाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, सही है। तो ऐसे पूरी इक्वेशन लिखोगे और जो भी हमारी x की वैल्यू है वो ज़्यादा है 8% से, तो हमारे पास ये हमारा एरर कैलकुलेट हो गया, सही। हमें r की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करनी होती है, ओके। अगर आप चाहो, अच्छा इसमें ना अभी तक मैं 8 तक ही डाल पा रही हूँ क्योंकि कैलकुलेटर की लिमिट की वजह से मैं 9 और 10 नहीं डाल पा रही, तो ये लिमिट है कि हम यहाँ तक ही r कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ने कैसे सिखाया था r कैलकुलेट करना, ये रहा था। वैसे तो होपफुली सर इतना लंबा नहीं देंगे, जैसे यहाँ पे 10 तक दिया हुआ है, इतना लंबा ना दे, लेकिन अगर आ भी जाए, सर ने कैसे कैलकुलेट कराया, ट्रायल एंड एरर से हमें r कैलकुलेट करना सिखाया। मतलब हमने ये पूरी चीज़ क्या कहते हैं कैलकुलेटर में रखी नॉर्मली, कि जीरो नहीं रखा, हमने नॉर्मली पूरी चीज़ कैलकुलेटर में रखी और r की वैल्यूज हम अपने हिसाब से, तो कैसे जैसे यहाँ पे 20 आ रही है, तो अब r की वैल्यू मैंने अपने हिसाब से डालना शुरू करी। जैसे ही मेरा आंसर, जो भी फाइनल आंसर है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए, सही है। जैसे माइनस 575,000 प्लस 45,800 डिवाइड बाय 1 प्लस मैंने r की पावर डाली 1.2, सही है, यानी 20% मैंने डाली 1.21 डाली, 1.21 की पावर 1, फिर हर किसी में r की जगह 1.21 डाली। अगर डाल के अगर मेरा आंसर 0 के बराबर आ गया, तो मतलब या 0 के करीब करीब भी आ गया, तो हमारे पास वो IRR की वैल्यू आ जाएगी, सही है। वरना तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के x की वैल्यू जो निकालोगी वही तुम्हारी r की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो दो मेथड है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो या फिर IRR से कर लो। जब कैलकुलेटर से देखो, जैसे ऐड कैलकुलेटिव लिमिटेशन है, तो वो कंप्यूटेशन पावर होती है ना उसकी, तो वो 8 तक ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो अगर 8 से ज्यादा वाली वैल्यूज है तो तुम्हें उसमें ट्रायल एंड एरर ही यूज करना पड़ेगा। वरना ट्रायल एंड एरर का सिंपल ही मतलब है, ट्रायल एंड एरर का मतलब हर दफा r की जगह कोई ना कोई वैल्यूज डाल के चेक करो, यानी जैसे 1.2 r की जगह 0.2 डालो, 20% डालो, 21 0.21 21% डालो, जब तक आंसर 0 के बराबर आ जाए। जैसे आंसर 0 के बराबर आ जाए वो तुम्हारा, या 0 के करीब करीब भी आ जाए ना, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, IRR या r की वैल्यू जो कि IRR कहलाएगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। Vickrey and Vinovich is a business partnership set up by Robin Vickrey and Kasavik Vinovich some years ago. The partner installation of new computer system using written software to streamline the business warehouse operations. Initial outlay of the project will be substantial. The feasibility of study has already cost 20,000. Estimates the payments of software houses. अच्छा ये 20,000 का already लगते हैं study में. Casper estimates the payment of software house will be, इतने पैसे और लगेंगे, मतलब वो 20,000 पहले लगेंगे, 1 लाख और लगेंगे विद फर्दर वो 175,000 पहले साल में 175,000 और लगेंगे, यानी यहाँ पे माइनस 175,000 और लगेंगे, 175,000 और लगेंगे, सही है। तो पहले कितने लगेंगे, 1,20,000, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। न्यू इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट विल अमाउंट टू 148,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा, गौर करो कि उन्होंने इनिशियल आउटले ऑफ प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी हैज ऑलरेडी कॉस्ट 20,000। अब अगर तुम नोटिस करो कि 20,000 की वो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि 20,000 का काम ऑलरेडी हो चुका है, सही है। तो फीजिबिलिटी ऑफ 20,000 की अभी वो बात नहीं कर रहे। अब
अब असल बात शुरू हुई है कि कैस्पर एस्टिमेट्स द पेमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस विल बी 1 लाख। सही है, पेमेंट हो जाएंगी 1 लाख, यानी एयर जीरो में तुम्हारे 1 लाख जा रहे हैं, विद फर्दर 75,000 इन एयर टाइम, पहले साल में 75,000 जा रहे हैं। न्यू इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन टास्किंग विल बी 148,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, और 148,000 जा रहे हैं पहले साल में, और 148,000, तो पहले साल में -75 -148, टोटल इतने जा रहे हैं पहले साल में। पहले क्या कहते हैं, जीरो ईयर में -1 लाख गए, और दूसरे साल में इतने गए। सही है, तो अब यहाँ पे 2 से 6 तक कैश फ्लो बना हुआ है। तुम लोग जीरो से ऑब्वियसली स्टार्ट करोगे कैश फ्लो, पहला तो माइनस हो जाएगा, फिर दूसरा -148, तो टोटल कैश फ्लो हो गया, दूसरे साल में हो गया -223, जीरो ईयर में हो गया 1 लाख। सही है, क्योंकि ये 100,000 में है तो मैं 3 जीरो नहीं लगा रही। पहले साल में हो गया -223, अच्छा ये नेगेटिव में लिखोगी, ब्रैकेट लगा दो तो नेगेटिव आ जाएंगे, 223। सही, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टू सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, तो हमारे कैश फ्लो तो डिटरमाइन हो गए। अच्छा, अगर आप, अच्छा बस ये नोटिस करना, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बाकी सब आसान है। ये चीज देखी है कि 20,000 की वो बात ही नहीं कर रहे, वो कैश फ्लो में इंक्लूड ही नहीं कर रहे 20,000, तो ये बस ये चीज ट्रिकी है, बाकी तो नॉर्मली हो रहा है। सही है, अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। At the year of and at the end of year six, partner estimate the system will have to be scraped and replaced whatever the there is no residual value। मतलब इनिशियल वैल्यू जो सिस्टम की है वो 1,20,000 है, लेकिन क्या कहते हैं, क्यों, क्योंकि 20,000 वो पहले लगा चुके हैं, लेकिन 20,000 हम लोग पहले ही लगा चुके हैं, तो वो बुक वैल्यू में तो इंक्लूड हो रहा है, लेकिन कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं हो रहा। बस इस बात का ध्यान रखो, यानी नेट प्रॉफिट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 20,000 पहले ही हो चुके हैं। तो ये 1,20,000 हो गई, 1,20,000 प्लस 75 प्लस 148, ये टोटल तुम्हारी बुक वैल्यू, इनिशियल बुक वैल्यू हो गई। सही है, और एंड में एट द एंड तुम्हारी कितनी आ रही है, 9 बुक वैल्यू, यानी जीरो आ रही है एट द एंड। तो डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमारे पास ये हो जाएगी बुक वैल्यू। द पार्टनर्स the partners have also appraised the project to see how it quickly it pay back. You offer to appraise the project using discounted cash flow. Who did the course of UAI is distinctly skeptical about the approach। मतलब वो कह रहे हैं कि रॉबिन के इस अप्रोच को, यानी एनपीवी को पसंद नहीं करता। The good thing about payback period is that you can see how long it going to take to recover the cost of investment। अच्छी बात ये है कि आप ये देख सकते हो पेबैक पीरियड से कितनी देर में आपकी इन्वेस्टमेंट मिल रही है। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ये चीज रॉबर्ट बोल रहा है। However, he agrees that it must might be just be helpful to see the NPV of the project here, and he estimates business cost of capital is 11%। तो ये इनका गिवन रेट है। तो हमें क्या करना है, पेबैक पीरियड निकालना है सबसे पहले, फिर एनपीवी निकालना है 11% को यूज करते हुए, और उसके बाद हम एनपीवी के फेवर में कुछ बातें करनी है। सबसे पहले पेबैक पीरियड हम कैसे निकालते हैं, पेबैक पीरियड की हमारी इन्वेस्टमेंट हमें कितनी देर में वापस मिल रही है। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है क्या, हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, देखो पहले साल तक तो हम इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। सही है, तो पहले साल में तो मिलेगी नहीं, यहाँ पे जाती है देखो, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, देखो पहले साल में एयर जीरो, और पहले साल तक तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो पहले साल तक तो हमारे पास एक कोई भी इनफ्लो नहीं आ रहा, तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट 323 कब वापस मिल रही है, तो T23 हमें टोटल इन्वेस्टमेंट वापस आई है। पहले वहां पे मिले 184, सही है, फिर मिले 159, पहले दूसरे साल में हमें मिले 18184।
प्लस 159 मिले, 159, 343, हमें कितना चाहिए था, 323, हमें 343 मिल रहा है। तो मतलब हमें दूसरे साल में 2 साल तो हमें लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट को मिलने में। सही है, 2 साल तो लग रहे हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा साल लग रहे हैं। सही है, दूसरा साल तो पूरा लग रहा है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स पे कुछ एक्स्ट्रा साल लग रहे हैं। तो कितने एक्स्ट्रा साल लग रहे हैं वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट हमें 323 इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तो 323 माइनस, अच्छा हाँ, 323 माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट में से हमें जितनी मिल गई, दूसरे साल में हमें 184 मिल रही है। तो हमने क्या किया, 323 माइनस 184, 84, जो भी आंसर आएगा उसकी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। असल में मिल कितनी रही है तीसरे साल में, हमें तीसरे साल में 159 मिल रही है। सही है, तो 159 ये हुआ, जो भी इसका आंसर आएगा आ रहा है, यानी 2.874, क्या वैल्यू थी, 2.874, हाँ, 874 ईयर्स लग रहे हैं हमें इन्वेस्टमेंट वापस मिलने में। पहले साल हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसको 1 साल क्यों नहीं लगा, क्यों, क्योंकि हम 1 साल तक तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें 2 साल तक हमारे क्या कहते हैं, 2 साल तक पूरे हुए, तीसरा साल में हमें 323 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रही थी। तो हमने वही वाला काम किया कि कितनी ज्यादा मिल रही है, ऊपर बची हुई वैल्यू डिवाइड बाय जो असल इन्वेस्टमेंट यानी 159 हमें मिल रही है, और उससे पॉइंट्स में आंसर कर दिया, तो हमने 2.8 पॉइंट के आगे आंसर लगा दिया। ये तुम्हारा हो गया पेबैक पीरियड। अब आ जाओ एनपीवी। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, हर चीज को हमें टाइम जीरो में लाना है, बल्कि इसके कैश फ्लोज देखो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एनपी हर चीज को हमें जीरो में लाना है, तो क्या करेंगे, -100,000 ऐसे लिखोगे, सही है, प्लस, नहीं इसमें भी माइनस, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है -75 -148 डिवाइड बाय 1 + r, यानी 1.11, r हमारा 11% है, 1.11 की पावर 1 प्लस 184 डिवाइड बाय 1.11 की पावर 2 प्लस 159 डिवाइड बाय 1.11 की पावर 3 प्लस 108 डिवाइड बाय 11 की पावर 4, 96 डिवाइड बाय 1.11 की पावर 5, और 40 डिवाइड बाय 1.11 की पावर 6, और तुम्हारे पास कैश फ्लो आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा। फिर बस थोड़ी सी लफाजी करनी है। पेबैक पीरियड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रेजल व्हिच इज पॉपुलर बिकॉज इट इज बोथ इजी टू कैलकुलेट एंड लेसन, हाउएवर इट इज एम्फसाइज जस्ट वन एज, यानी सिर्फ टाइम को एम्फसाइज करें ना पेबैक पीरियड। तो ये बात बोली हुई है कि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं या देख रहा है। इट इग्नोर्स कैश फ्लो व्हिच विल अराइज आफ्टर द पॉइंट ऑफ पेबैक, यानी आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट मिल गई है, उसके बाद भी तो कैश फ्लोज आ रहे हैं, उसको तो ये कंसिडर ही नहीं कर रहा। सही है, एंड $0 डज नॉट लॉग टोटल कैश फ्लो एक्सपेक्टेड। सही है, तो हम आगे बस उन्होंने यही लिखा हुआ है कि हम बस पेबैक पीरियड जिस टाइम तक हम हमें अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल रही है, तब तक हम देख रहे हैं, उसके आगे देख ही नहीं रहे। All cash flows are considered and the time value of money is taken। अब हमारे असल में कैश फ्लो यानी एनपीवी से क्या हो रहा है कि सारे कैश फ्लोज कंसीडर हो रहे हैं और हम टोटल इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। In most cases related to capital investment, business managers should apply more than one technique to assess them in reaching decision। तो हमें सिर्फ एक टेक्निक, हमें पता है हर टेक्निक कोई ना कोई फ्लॉबैक होता है, तो कोई भी टेक्निक कैपिटल बजटिंग की वो परफेक्ट नहीं है, तो हमें एक से ज़्यादा टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। तो ये सो दैट वाज इट फ्रॉम कैपिटल बजटिंग की पहली पीडीएफ। अब आ जाओ कैपिटल बजटिंग की दूसरी पीडीएफ। अच्छा, पहले तो क्या कहते हैं, एमसीक्यूज है, द कैपिटल बजटिंग डिसीजन डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द, ये कैपिटल बजटिंग सारी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पे भी डिपेंड करता है, रिलेशनशिप प्रपोज प्रोजेक्ट्स के कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे रहा है, फिर इसके या कौन सा प्रोजेक्ट कम इन्वेस्टमेंट दे रहा है, इसके रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है, एंड रिस्क एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो ऑब्वियसली हमारे पास पैसे हैं, कितना रिस्क हर प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड है, और किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, तो उसका आंसर होगा डी।
Which of the following is not the typical cash flow related to equipment purchase and replacement decision? क्या चीज नॉर्मली नहीं होती जब हम क्या कहते हैं इक्विपमेंट किसी भी चीज को परचेज करते हैं और रिप्लेस करते हैं? क्या चीज नॉर्मली नहीं होती? पहली चीज है इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओवरहॉल ऑफ इक्विपमेंट, ओवरहॉल का क्या, ओवरहॉल ऑफ इक्विपमेंट, अच्छा salvage value of equipment when project is complete and depreciation expense. सबसे पहले तो एक दो वर्ड के मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, भाई जब भी आप इक्विपमेंट नया खरीदोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपकी पड़ेगी, तो इसमें तो कुछ नहीं है। या अगर आपने equipment खरीदा और आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई तो ये वाला तो नहीं होगा, ओवरऑल